प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आदरणीय अभिभावकगण, सादर नमस्कार। मैं संसाधन अध्यापक बलराज आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जो चीज़ें हम देखते हैं हमारी धरती पर, उनके बारे में कुछ आप लोग जानते हैं, कुछ मैं बताऊंगा। समावेशी शिक्षा के तहत आज सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम कक्षा सातवीं का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पर पहले क्या था, वो अब क्या है और वो किस तरह से बदलते रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो किस तरह से बदलती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आशा आप ध्यानपूर्वक सुने और उससे सीखने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया, आज हम हमारा पर्यावरण भूगोल की ये पुस्तक है, कक्षा 7वीं की ये पुस्तक है। इसके अंतर्गत हम अध्याय 3 पढ़ेंगे और अध्याय 3 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी किस तरह से बदल रही है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है उसमें इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। अध्याय पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सथलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो हमारी धरती हमें दिखाई दे रही है, जिस तरह से हम देखते हैं धरती को, वो ऐसी नहीं है। हमें लगता है कि वो एक समान है, नहीं। पृथ्वी के ऊपर से हमें एक समान बेशक दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर जो है ये कई तरह की प्लेटों में विभाजित है, कई तरह के टुकड़ों में विभाजित है, जिनको प्लेट कहा जाता है, जिन्हें सथलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो प्लेटें जो हैं वो बटी हुई हैं, पृथ्वी की सतह नीचे से प्लेटों के रूप में बटी हुई है और उनको सथलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ये प्लेट यूं भी नहीं है कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेट पाई जाती हैं यूं नहीं है कि स्थिर हैं, एक ही जगह रही हैं, नहीं। ये धीरे धीरे धीमी गति से घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, बहुत ही थोड़ी ये जो है चलती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है? पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो एक तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में जो पदार्थ पाया जाता है उसे मैग्मा कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। कोई चीज़ तरल है तो वो हिलेगी, तो उसके ऊपर जो प्लेटें स्थित है या कोई भी वस्तु स्थित है वो भी हिलेगी। इसी तरह से पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो मैग्मा के ऊपर गति कर रही हैं। मैग्मा के गति करने से पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय रूप में मीन्स गोल गोल घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ क्रियाकलाप जो दिखाया गया है उसमें जो है ये चीज़ बताई गई है कि इस तरह से घूमता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब प्लेट की गतियाँ होती हैं तो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है उसे आंतरिक बल, अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको इंडोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक बल कहा जाता है। जो पृथ्वी के बाहर बल लगता है
उसको उसको जो बोलते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स या बाह्य बल भी जिसको बोला जाता है। अंतर्जात बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से। अंतर्जात बल जो है आकस्मिक क्या होता है, एकदम से, अचानक से। कभी तो ये एकदम से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी धीमी गति से होते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। जो भूकंप आता है तो वो धीरे धीरे नहीं आके एकदम से आता है, और पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी फूटता है वो भी एकदम से ही फूटता है। अब यहाँ पर जो है पृथ्वी की गतियाँ बताई गई हैं। पृथ्वी की गतियाँ जो है बताई गई हैं। सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ, दो तरह के बल बताए, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। इसमें अंतर्जात बलों में आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है या भूस्खलन होता है। भूस्खलन क्या होता है, एकदम धरती का जो भाग है वो नीचे बैठ जाना, वो भूस्खलन कहलाता है। और पटल विरूपण बल में क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल। जिन बलों से पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। बहिर्जात बल में अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, किसी चीज़ का टूटना, कटना या टूटकर बिखर जाना, वो अपर्दन कहलाता है। और निक्षेपण एक जगह पर जमाव हो जाना। ये किस कारण होते हैं, नदी या बहता जल, जो पानी बहता है या नदी बहती है तो अपने साथ वो जो पानी लेके आती है उससे वो साथ की जो चट्टानें होती हैं उनको काटती रहती है। दूसरा है पवन। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ जो कंकर पत्थर उड़ाती हैं उनसे भी जो है अपर्दन होता है। समुद्री तरंगे जब लहरें आती हैं और किनारे से टकराती हैं तो वहाँ पर भी वो अपर्दन करती हैं और उसके बाद वो अंदर जाके निक्षेप भी कर देती हैं। इसी तरह से हिमनद। हिमनद क्या होता है, बर्फ़ की नदी। जब बर्फ़ जो कठोर होती है वो चलती है तो साथ लगी चट्टानों को भी वो तोड़ती रहती है। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये दिखाया गया है यहाँ ज्वालामुखी का चित्र। ये जो है मैग्मा है, लाल रंग का यहाँ दिखाया गया है। ये मैग्मा जो है एकदम से बाहर निकलता है, गैस और राख बाहर निकलती है। जहाँ पर से मैग्मा निकलता है उसको क्रेटर बोलते हैं। ये निकास या वेट बोलते हैं इसको। ये इधर लावा होता है, जब जमता चला जाता है लावा, जब मैग्मा जब बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है। मैग्मा जब गर्म होता है और पिघली अवस्था में होता है और धरती के अंदर होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा बाहर निकलकर जम जाता है अपने आसपास के क्षेत्रों में तो उसे लावा कहते हैं। परपट्टी जो पृथ्वी की परत है उसके नीचे मेंटल भाग है और मैग्मा यहाँ जमा है, इसे मैग्मा पोस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के कारण गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। जब प्लेटें जो हैं वो गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर भी कंपन होता है और चारों तरफ होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पर जो है ये भूकंप का चित्र दिखाया गया है। उद्गम केंद्र, ये है उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप शुरू होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। और जहाँ पर सबसे नज़दीक वाला जो भाग होता है ऊपर पट्टी का, जहाँ पर महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये प्लेट की सीमाएं होती हैं। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं की ओर बाहर की ओर निकलती रहती हैं। इस तरह से भूकंप का हमें महसूस होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों
तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि भूकंप कब आएगा कब नहीं, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए, तो हम बहुत सी विपरीतकारी जो प्रभाव होते हैं उनसे बच सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। आपने भी देखा होगा जिस तरह से कुत्ते हैं वो रोने लग जाते हैं, तालाब में मछलियों में हलचल उत्पन्न हो जाती है, सांपों का धरातल पर आना, सांप जो है बाहर निकल आते हैं जो बिलों में होते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय होता है किसी भी चीज का टूटना और अपर्दन होता कटना, नामक दो प्रक्रम होते हैं जो भूदृश्य यानी कि धरती के ऊपर लगातार ये काम करते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब चट्टानें या शैलें टूटती हैं तो वो अपक्षय कहलाती हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों से द्वारा अक्षय को अपर्दन कहते हैं। जब जल, भूमि, जल और इस तरह की वायु, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अपक्षय करती हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेप करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन और अपक्षय जो है वो धरातल पर कई तरह की आकृतियों का निर्माण भी करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जो हमें दिखाई देती है उसका अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या शैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनता है। जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो वो जलप्रपात कहलाता है। ये दिखाया है यहाँ पर जलप्रपात का चित्र। ऊंचाई से पानी गिर रहा, कठोर शैल दिखा रखी, जल की शक्ति के काटे गए मृदु शैल, ये काट दिया इसने शैल को। आगे चलते हैं। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी इस तरह से घूमती है तो ये विसर्प कहलाते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं तथा समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील के अलावा इसको गोखुर झील भी बोला जाता है। गाय के खुर के समान होती है, इसलिए गोखुर झील बोलते हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के निक्षेपण करती है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ जो है बहुत सारा मलबा भी साथ आता है और वो वहाँ पर बिछा देती है उस मिट्टी के कणों को। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो मिट्टी नदी साथ में लाती है उनको अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं। जो भाग नदी के किनारे जिस तरह जिनको बोला जाता है वो होते हैं तो उनको तटबंध मीन्स वो जो पानी को रोकने के लिए बनाए मेढ़े लगाई जाती हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचे नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। जब नदियाँ एक से ज़्यादा हिस्सों में बंट जाती हैं तो उसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के कार्य। अब यहाँ समुद्री तरंगों के कार्य बताए गए हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं तथा जिनके द्वारा दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जब तरंगे जो हैं समुद्र तट के पास चट्टानें होती हैं उनको टकराती हैं तो उनमें दरारें पैदा कर देती हैं और वो चौड़ी भी हो जाती है और उनको बड़ी भी करती रहती है। इनको समुद्री गुफा बोला जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, जिन्हें तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें
जैसे आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए भाग ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ये समुद्री तरंगों के कार्य अपरदन और निक्षेपण द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती हैं। उसके बाद है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, फिर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वो सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमोड का निर्माण करते हैं। उसके बाद है पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? जहाँ पर रेत होता है उसे रेगिस्तान बोलते हैं। बहुत सारा रेत होता है। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। ये बालू के टिब्बे यहाँ दिखाए गए हैं। इस तरह के कोई चित्र हैं तो उनको इकट्ठा कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन वहाँ पर जो है अपरदन और निक्षेपण का काम करती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। जब छत्रक का निर्माण, जैसे छतरी होती है ऊपर से चौड़ी नीचे से भीड़ी, एक नीचे से जैसे छतरी पे सिर्फ एक छड़ी लगी होती है और ऊपर से पूरा कपड़ा लगा होता है। छतरी ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली होती है। इसी तरह से जो है रेगिस्तान के अंदर छत्रक सेल पाई जाती हैं, जो नीचे से भीड़ी और ऊपर से काफ़ी चौड़ी होती हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनता है, जिसे बालू का टीबा कहते हैं। जब रेत इकट्ठा होता है तो उसे टीबा बोलते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु में उन्हें उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इन्हें लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन के अंदर जो है उसी बारीक मिट्टी से जो है निक्षेप बनते हैं और उनको क्या बोलते हैं, लोयस के मैदान बोला जाता है। इस तरह से ये पाठ है जो हमारा समाप्त होता है। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।